सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, इसे भी तो एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए एक बार कंफर्म करेंगे वॉइस प्रॉपर है। आज हम लोग का रहने वाला है सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ GK PY की सीरीज 2.0 फॉर द रेलवे एग्जाम। चलिए ओके, 8 मिनट्स डिले, सॉरी फॉर द डिले, सॉरी फॉर द डिले भाई। ओके ओके सही आ रही है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। स्टार्टिंग विद द रिविजन टाइम, द फर्स्ट वन इज़ द पेरिस इंडिया। द पेरिस इंडियन सोसाइटी वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन, तो कब बना पेरिस इंडियन सोसाइटी, जो हमने देखा था कल। एंड मैकमोहन लाइन इज अ लाइन which separates China and which Indian state? Nagbhat was the king of which of the following dynasties? The Indian Institute of Remote Sensing was established at, तो कहाँ पर establish हुआ था? Average velocity of a body can be given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given position of time when the body is. तो ये सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं जल्दी से। ऑलराइट, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द पेरिस इंडियन सोसाइटी। तो ये 1905 में इस्टेब्लिश हुई। तो यहाँ पर हमने श्याम जी कृष्ण वर्मा की इंडिया हाउस देखी 1905 में, वो लंदन में इस्टेब्लिश होती है। बर्लिन कमेटी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय 1915 एंड गदर पार्टी लाला हरदयाल सोवन सिंह भागना भाई परमानंद 1913। सैन फ्रांसिस्को में उसका हेडक्वार्टर था। मैकमोहन लाइन आपको पता है इंडिया और सॉरी अच्छा स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट हमने देखा था अरुणाचल। नागभट्ट किस डायनेस्टी के रूलर थे? तो गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर थे। एंड गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल के बीच में क्या हुआ था आपका? ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था वो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल? तो वो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था 8th सेंचुरी AD और 9th सेंचुरी AD के टाइम पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग वो एस्टैब्लिश्ड एट, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था कहाँ पे? देहरादून में है ये। देहरादून में ही आपको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, प्लस विजुअली हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए भी देखने को मिलेगा, प्लस पेट्रोलियम जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी। तो पेट्रोलियम वाला है, फॉरेस्ट वाला है, विजुअली हैंडीकैप्ड का है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है। Average velocity of a body can be given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given position of time when the body is in uniform acceleration। तो जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होती है तब जो है ये इस तरह से अरिथमेटिक मीन दिया जा सकता है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का। ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट द लेक्चर नंबर 19 विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द CSIR? तो काउंसिल ऑफ जो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है उसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? संजय वर्मा, ठीक है। विनोद अग्रवाल, पहली महिला की बात हो रही है यार, कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ, तो नाला थम्बी कलाई सेल्वी। CSIR की बात करेंगे तो इस्टेब्लिश होता है 1942 में, 1942 में। इसका जो हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है वो कहाँ पर है? वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अच्छा, एक आप बताएंगे, दैट इज़ जो सेंट्रल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? सेंट्रल वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे लोकेटेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गोल फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है? अब हरित क्रांति के रिगार्डिंग तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि इसको 2 फेज़ में लाया गया था, ठीक है। इट वॉज ब्रॉट इन 2 फेजेस। जो पहला फेज़ था, पहला चरण था वो 1960 से 70s के बीच में। देन अगला वाला जो है वो 1970 से 80s के बीच में लाया गया था। पहले वाले में जो हमारा गोल था कि भाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना है, जिसके लिए हम हाई यील्ड वैरायटी सीड के लेके आए, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स में वो काफ़ी बढ़ा। और मेनली किन फूड ग्रेन में प्रोडक्शन बढ़ा था? तो ये आपका पुणे में है, ठीक है, ये वाला इंस्टीट्यूट। तो HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड, यहाँ पर आप IR यानी कि इंटरनेशनल राइस जो 8 नंबर का IR 8 है वो वैरायटी हम फिलीपीन से लेके आए थे। और मेनली राइस और वीट, ठीक है, धान और गेहूं का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ था इससे, ठीक है। और मेनली जो
फेज था ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसमें उसको लाया गया था एफ्लुएंट स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा और जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे। यानी वो काइंड ऑफ एवर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था, हर जगह नहीं था, तो उसके हमें डाउन साइड्स देखने को मिले। जैसे कि ये मैं लिखवा चुका हूँ तो इसलिए बस रिपीट कर रहा हूँ। स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर्स थे, और स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स का मतलब है जो बेहद ही गरीब किसान थे, उनके बीच में, और जो थोड़े ठीक ठाक किसान थे उनके बीच में का जो गैप है वो काफ़ी बढ़ गया। स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर्स थे उनका जो माइग्रेशन है वो बढ़ गया। माइग्रेशन क्यों करना पड़ा उन्हें? क्योंकि जॉब की सर्च में उन्हें बाहर निकलना पड़ा। ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी नीचे हो गया, सॉइल की एल्कलिनिटी बढ़ गई। ठीक है, तो ये सारे जो है डाउन साइड्स यहाँ पे देखने को मिले। एंड यहाँ पे कौन सा गोल नहीं है, तो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन एक्सपेंड करना, बट फर्टिलाइज़र का यूज़ एज सच कोई गोल नहीं था ग्रीन रेवोल्यूशन का। ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म सबसे पहले विलियम गॉड ने दिया था, ध्यान रखिएगा। और विलियम गॉड ने ये टर्म तो दिया था, लेकिन फादर किसको बोलते हैं? फादर हम बोलते हैं किसको? नॉर्मन बोरलॉ को, जिनको कब मिला था? 1970 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। देन MS स्वामीनाथन को इंडिया में बोलते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं इंडिया में? फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन। बाकी यहाँ से आप बाकी रेवोल्यूशन को रिकॉल कर सकते हैं, जैसे कि जो आपका ब्लू रेवोल्यूशन है फिश से एसोसिएटेड है, जिसमें आपके हीरालाल समारे जो हैं वो उनको फादर बोलते हैं। ठीक है, और जो येलो रेवोल्यूशन है आपका ऑयल सीड प्रोडक्शन, सैम पित्रोडा फादर उसके कहलाए जाते हैं। ये आपका जो रेड रेवोल्यूशन है वो मीट और टोमेटो से है। पिंक की बात करेंगे श्रिम्प और अनियन से रिलेटेड है। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी से एसोसिएटेड है, तो ये ध्यान रखना है। फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन बोलते हैं डॉक्टर DS अठवाल को। ठीक है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग? तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, मनी लेंडर्स या फिर RRBs? तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या होता है रूरल बैंकिंग का? इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि भाई इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, बनाया गया इनको किसी पर्टिकुलर एक्ट वगैरह से। तो कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होती है हमारी, वो RBI एक्ट का जो RBI एक्ट है 1949 का, उसका जो शेड्यूल नंबर 2 है उसमें मेंशन शेड्यूल कमर्शियल बैंक उनको बोलते हैं। ठीक है, और कोऑपरेटिव एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक भी हो गया। मनी लेंडर्स ये कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। मनी लेंडर का मतलब ये है कि जैसे आप मेरे पास पैसे लेने आए, जो उस टाइम पे बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, तो ज़मींदारों से लोग या फिर जागीरदार हुआ करते थे, लोग लोन लेने जाते थे। जैसे आप मेरे पास लोन लेने आ रहे हो, तो मैं कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर थोड़ी ना हूँ, रूरल बैंकिंग सिस्टम थोड़ी ना हूँ, आप तो मेरे से ऐसे ही पैसे लेने आ रहे हो। तो मनी लेंडर्स जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। RRB की अगर बात करें तो इन्हीं को ग्रामीण बैंक बोलते हैं। और जो पहली ग्रामीण बैंक है वो कब स्टैब्लिश हुई थी? ये हुई थी 2 अक्टूबर 1975, 1975 में हुई थी। कहाँ पर? मुरादाबाद UP में। ठीक है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में जो पहली RRB है वो स्टैब्लिश होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। RRB की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो क्या हो गया कि जो 50% होता है, 50% होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, 50%। देन बच गया आपका कितना? बच गया 15%। ठीक है, 15% होगा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। अब कितना बचा? 50 और 65, 50 और 15 65 हो गया, बचा 35। 35% होता है आपका एक स्पॉन्सर बैंक। हर एक ग्रामीण बैंक की कोई ना कोई स्पॉन्सर बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, ICICI हो गई, HDFC हो गई, तो इस तरह से। ठीक है, तो 50, 15 और 35% का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, अगला है हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द प्रस्तावित किया था? कार्ल लिंडमैन, AG तांसले, ग्रिनल या फिर टेरसन? तो यहाँ पर अगर बात करेंगे इकोसिस्टम जो टर्म है ये किसने दिया था? तो इकोसिस्टम टर्म जो है तांसले ने दिया था। कमेंट में आपको बताना है कि यूकोलॉजी जो टर्म है ये किसने दिया? लिंडमैन ने क्या किया था? और जो क्या बोलते हैं एक जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स है ये किसने दिया था? पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो यूकोलॉजी या फिर जिसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, एक्चुअल में यूकोलॉजी करके उन्होंने दिया था। एंड ही वाज अर्नस्ट हैकेल, उनका नाम अर्नस्ट हैकेल था। काफ़ी हैं रेलवे वाले एस्पिरेंट बोलते रहते हैं कि सर एनवायरनमेंट का आप कराओ, तो एनवायरनमेंट को, और देखो मैंने 1 शॉट ले रखा है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं उसको पूरा। मैंने 1 शॉट ले रखा है, आई थिंक 6-7 महीने पहले लिया था। ठीक है, वो अपने आप में इनफ होगा। और
बैच में तो अभी मैं करवाऊंगा अगर जो लोग 3.0 में हैं। और एक चीज़ कि जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि जो परमार सर बोल रहा हूँ अमन सर हैं, वो आपका सैटरडे को लेके आने वाले हैं कंप्यूटर का पूरा जो NTPC में जितने भी PYQs हैं उनको करवाएंगे और उसके थ्रू पूरा वो 1 शॉट लेक्चर होगा, तो प्लीज़ उसको मत मिस करिएगा, ठीक है। बिहार पुलिस का 10 सुपर सेट PYQ करवा दीजिए सर प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। प्रिंस कुमार करवा तो देंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम का है, हम कोशिश करेंगे करवाने की, ठीक है। तो अर्नस्ट हैकेल 1866 1866 में टर्म दिया था। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसको बोलते हैं? रामदेव मिश्रा, ठीक है। रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर जो है किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। और लिंडमैन ने पिरामिड ऑफ एनर्जी दिया था, ठीक है। तो ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या होते हैं पिरामिड वगैरह, ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिसिस्ट्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड डिस्कवरीज इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है इसमें, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और साइंस का क्वेश्चन है वैसे तो, ये मतलब होना बाद में चाहिए था लेकिन कोई नहीं। गैलीलियो गैलीलाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माइकल फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कौन सा गलत है आपसे पूछ रहा है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, बिल्कुल। वैसे अगर इसकी डिस्कवरी पूछ लेगा ना तो ध्यान रखना इसकी डिस्कवरी जो है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था, इन शॉर्ट लिख रहा हूँ हर्ट्ज ने, 1887 में। और इसके थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू हम कौन सा नेचर ऑफ लाइट को दर्शाते हैं? बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट होता है उसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? तो डुअल नेचर ऑफ लाइट ये होता है कि जो लाइट होती है उसका वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, यानी उसका डुअल बिहेवियर होता है। अब पार्टिकल बिहेवियर को जो दिखाया गया था दैट वाज शोन बाय दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू दिखाया गया था इस चीज़ को। और जो वेव नेचर है इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो यंग्स थे, जिसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उनके द्वारा इसको दिखाया गया था, ठीक है। अब जैसे हमने बताया 1887 में हर्ट्ज ने इसकी डिस्कवरी करी थी, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइंस्टाइन ने दिया था, जिसके लिए इनको 1921 में नोबेल प्राइज़ भी मिलता है फिजिक्स के लिए। इनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसकी डिस्कवरी इन्होंने 1905 में करी थी उसके लिए इनको नहीं मिला था नोबेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। वेव थ्योरी ऑफ लाइट जैसे मैंने बताया गैलीलियो गैलीलाई की जब बात करते हैं तो एक तो टेलीस्कोप्स की डिस्कवरी, साथ ही साथ जो हमने देखा था कल ही कि 4 जो सबसे बड़े मून्स हैं फिर सैटेलाइट हैं जुपिटर के, लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कलिस्टो, इन चारों की डिस्कवरी गैलीलाई ने करी थी अपनी टेलीस्कोप से, इसलिए उनको गैलीलियन मून्स के नाम से भी जानते हैं। हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज की बात करेंगे तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी सही है। और मैंने आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपको पढ़ाया होगा, एंड दैट इज़ ये जो पूरा हमारा चलता है, रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। ये मैंने कल बताया था ना, एक बार ज़रा बताना तो कमेंट में, है ना। और फिर से मत लिख देना यार नहीं बताया था, कल तो ये मैंने बताया था कि ये रेडियो वेव्स होता है, ये माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज, ये आपका है डिक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या फिर इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है आपका यह, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको बताया था सर, बताया था सुबह फिजिक्स की क्लास, नहीं फिजिक्स की क्लास में तो बताया ही था, वैसे भी मैंने बताया था शायद, ठीक है, अगर आपको याद हो कल की क्लास में। हो गया ओके। चलो, तो ये चीज़ क्लियर है आपको। तो अच्छा बताया था तो बताओ इंफ्रारेड रेस की डिस्कवरी किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड द इंफ्रारेड रेस? जैसे कि ये सब मैंने आपको कल लिखवाया था, ठीक है। तो माइकल फैराडे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बिल्कुल सही है। और जिनको अगर माइकल फैराडे और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सीखना है तो कल का लेक्चर जो मॉर्निंग में होगा हमारा आखिरी बैच का लेक्चर होगा, उसको मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि एक तो आखिरी लेक्चर तो है ही है, सेंटीमेंट्स तो अपने जुड़े हुए हैं उसके साथ, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे वहाँ पे, माइकल फैराडे के बारे में जानेंगे हम, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का रूल समझेंगे वहाँ पे कल के लेक्चर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ईरानियन ओरिजिन ग्रुप वॉज नोन इन इंडियन सोर्सेज एज शक पहलवा? तो भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलवा के नाम से जाना जाता था? कुशान, पाथियंस, इंडो ग्रीक या फिर शाकास? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? शक पहलवा के नाम से जाना जाता था किसको? शाकास को। सॉरी रियली बैड, ठीक है। शक पहलवा पूछा गया ना, तो यहाँ पर जानते थे पार्थियंस को।
अब ये चीज़ मैंने आई थिंक ये भी बताई होगा, हम लोगों ने पढ़ी रखा है कि सेंट्रल एशिया से जो इन्वेजन हुए थे सेंट्रल एशिया से, उसमें सबसे पहले जो इन्वेड किया था इंडिया को वो इंडो ग्रीक्स ने किया था। इंडो ग्रीक्स की जब हम बात करते हैं तो इनके रिगार्डिंग हमें ये ध्यान रखना रहता है कि इन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, एक तो इंट्रोड्यूस किया, प्लस ऐसे कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए दैट वर एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, जिसमें कि ठप्पा लगा होता था किंग का, किंग की मोहर लगी होती थी, एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। प्लस इंडो ग्रीक की जब बात करते हैं तो इनके सबसे ग्रेटेस्ट रूलर हुए मियांडर, या फिर इनको मिलिंद के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने नागसेन जो एक बुद्धिस्ट मंक थे उनके साथ क्या किया था, नागसेन के साथ डायलॉग किया था रिगार्डिंग द बुद्धिज़्म, और मियांडर देन बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे, और ये चीज़ हमें मिलिंद पन्हो किताब में पता चलती है। तो ये इंडो ग्रीक्स के बारे में पता होना चाहिए। देन आपके जो कुशान्स हैं, ठीक है, कुशान्स हैं, ये चाइना के पास में एक जो येउची ट्राइब है उससे बिलोंग करते थे। किससे? येउची ट्राइब से बिलोंग करते थे। और कुशान्स की अगर हम बात करेंगे तो अभी डिस्प्यूटेबल भी है, अभी एसएससी में क्वेश्चन भी आपको पता है उसी पे डिस्प्यूट चल रहा है कि देखो फाउंडर तो इनके कुजुल कटफिसेस थे, ठीक है, कुजुल कटफिसेस, देन विमा कटफिसेस, और अब मैं क्या पढ़ाऊँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। कनिष्क पहले एसएससी ने माना था, एसएससी मतलब टीसीएस की आपका पेपर करवाने वाला है, इसका भी रेलवे आरआरबी का भी, ठीक है, मतलब एनटीपीसी का भी, तो कनिष्क माना था, लेकिन फिर अभी जो इन्होंने क्या किया, मार्क्स टू ऑल अलॉट कर दिया, सबको नंबर दे दिया, ठीक है, क्योंकि किसी किसी सोर्स में 4th है, कहीं कहीं पे 5th है, तो खैर अगर आएगा और आपको मार्क करना है तो आप 3rd मार्क करिएगा फिर उस केस में, ठीक है, क्लियर। और इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल पुरुषपुरा थी, जो पेशावर के नाम से आज जानी जाती है, देन बाद में मथुरा हो गई। कनिष्क के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि 78 एडी में ये थ्रोन पे बैठे थे, जहाँ से शक संवत की शुरुआत हुई साकेरा की। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को इन्होंने पैटर्नाइज किया था। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो इन्हीं के टाइम पे आए थे, ठीक है, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स। और अगर लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स पूछेगा ना तो वो भी इन्हीं के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए थे। कुशान्स के टाइम पे ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स अगर पूछेगा तो, ठीक है। अगला है हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 4, 6, 3 या 5? तो पहली बात तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमारे कितने जो हम कितने कंट्रीज़ के साथ अपना इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। तो उसको हम कैसे याद करते हैं? उसको हम ऐसे याद करते हैं, बचपन में MBA, बचपन में MBA। तो B से बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये पूरा ऑर्डर है जिसमें बांग्लादेश के साथ हम सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं, दैट इज़ 4096 किलोमीटर्स। और चाइना के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं जल्दी से कमेंट में बताइए। तो ये जो बांग्लादेश के साथ हम साझा करते हैं सीमा, इसमें हमारे टोटल 5 स्टेट हैं। और वो 5 स्टेट हम कैसे याद करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो उसको हम ऐसे याद करते हैं, मैम टेक वाटर, ठीक है, मैम टेक वाटर। ये है आपका मिज़ोरम, ये है आपका असम, ये है मेघालय, ये है त्रिपुरा, एंड ये है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है आपको? तो ये 5 स्टेट हैं जिनके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, ऑप्शन नंबर 4th। देन अगर हम बात करेंगे कि नेपाल के साथ कौन कौन सी हमारे स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, और ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर चाइना वाला, तो चाइना वाला 3488 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका हम याद कर लेते हैं 3333 इस तरह से, बट यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं बस, ठीक है, पाकिस्तान के केस में। नेपाल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे कौन कौन से स्टेट हैं, इसको हम याद करते हैं सुब्बू से याद रखते हैं कि कितने स्टेट हैं। तो यहाँ पर भी 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। एक तो सिक्किम है, दूसरा अपना उत्तर प्रदेश है, तीसरा आपका बिहार है, बंगाल है और उत्तराखंड है। 5 स्टेट हो गए। देन म्यांमार के साथ कौन बाउंड्री बनाते हैं, तो इसको हम याद करते हैं अरुणा मामी। आप देखो यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये है अरु, ये है ना, ठीक है, ये है आपका ना, ये है आपका माँ और ये है आपका मी। तो अरुणा मामी ये बाउंड्री बनाते हैं 4 स्टेट्स म्यांमार के साथ। भूटान के साथ अगर बात करेंगे तो इसको याद करना है बासा से। कैसे? BASA, बासा। B से हो जाएगा आपका बंगाल, ठीक है, A से हो जाएगा आपका भूटान के साथ बोल रहा है ना, तो A से हो जाएगा अरुणाचल, S से हो जाएगा सिक्किम
और ए से बच गया आपका असम। ठीक है, तो ये सारे राज्य जो हैं भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, असम, अरुणाचल, सिक्किम और बंगाल। तो बंगाल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 देशों के साथ बाउंड्री बनाता है, बांग्ला, नेपाल और भूटान। इसके अलावा कौन सा कोई स्टेट है जो 3 स्टेट के साथ बाउंड्री, 3 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री बनाता है? यस, सिक्किम ही है। इधर नेपाल, इधर भूटान, ऊपर चाइना। और कोई है? अरुणाचल है, इधर चाइना, इधर भूटान, इधर म्यांमार। तो 3 स्टेट हैं जो हमारे बनाते हैं। लद्दाख एक यूटी है जो अगर आप ध्यान से देखें तो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बना रहा है, वो अफ़गानिस्तान के साथ भी जा रहा है और वो चाइना के साथ भी। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमारा यूपी ऐसा राज्य है, कंट्री, मतलब यूपी इज़ द ओनली स्टेट विच शेयर्स इट्स बॉर्डर और बाउंड्री विद मोस्ट नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स और यूटीज़। कितने राज्यों के साथ यूपी बाउंड्री बनाता है, ज़रा बताइए कमेंट में। यूपी सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और यूपी आपको पता है पॉपुलेशन के नंबर के मामले में नंबर 1 पे आता है। और वैसे आता है नंबर 1 पे राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नंबर 1 आपका पॉपुलेशन के टर्म्स में आएगा तो यूपी होगा, और एरिया के टर्म्स में पूछेगा तो राजस्थान होगा। ठीक, क्लियर। 1664 में क्या, ना ध्यान रखना, अगर एरिया के टर्म से पूछेगा तो राजस्थान ही पहले नंबर पे आएगा, एमपी सेकंड नंबर पे आता है, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, एमपी सेकंड नंबर पे आएगा और महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, एमपी नहीं आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन 1664 हु डिस्कवर्ड द 5th स्टार इन द ट्रेपीजियम एंड एस्टेरिज्म मिनी कॉन्स्टलेशन इन द कॉन्स्टलेशन ओरियन? दिल्ली पुलिस का 30 पे के सेट करा दीजिए, आपकी महान कृपा होगी। रोहित जो भी नाम है आपका, रोहित जी। तो रोहित जी और जितने भी जी हैं सभी लोग, देखिए सरन मैडम, ट्रेलर देखा है आपने आज का जो शाम को 5:15 बजे अपलोड हुआ था? समझ तो गए होंगे आप। तो वो सबके लिए है, मतलब CGL CH 2025 में जितने पेपर हैं, तुम बोलोगे सर दिल्ली पुलिस 2026 में, बेटा 2026 के लिए भी जो करवा देंगे ना जितना, अलग से नहीं करवाएंगे हम, भूल जाओ, अलग से करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका सेम कंडक्टिंग अथॉरिटी है। दिमाग से अपना ये भूसा निकाल दो। मैं कितनी बार बोलूँ कि भाई TCS ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं सबके, तो सब सेम ही लेवल में पूछता है। आप खुद भी एनालाइज करके देख सकते हो अगर आप मेरी बात पे आपको यकीन ना हो तो। ठीक है, तो इसलिए जो वो ट्रेलर डाला है ना उसमें रेगुलर हो जाइएगा, बाकी तो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे कोई भी, उड़ा देंगे, कायदे से उड़ा देंगे। ठीक है, तो सर एस्टेरिज्म क्या होता है? तो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। इसी में ही छोटा तारों का समूह, जैसे ये हो गया है ना, ये हो गया, खैर छोड़ो, ये तो यहीं पे कर लेते हैं, ये हो गया। तो ये जो है आपका कॉन्स्टिलेशन होता है, सॉरी एस्टेरिज्म होते हैं। क्या होते हैं? एस्टेरिज्म होते हैं ये, मतलब कॉन्स्टिलेशन में एक छोटा सा ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं एस्टेरिज्म। ये कौन सा है? ओरियन। अब ये इंसान नहीं है कोई, मतलब इंसान हंटर के शेप में लगता है, हंटर के शेप में लगता है, तो हम इसको बोल देते हैं ओरियन दी हंटर। ठीक है, और इसमें जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है ये कौन सा होता है? कौन सा होता है सबसे ब्राइटेस्ट स्टार? ये होता है आपका रिगल। ठीक है, जो ब्राइटेस्ट स्टार होता है, सबसे जो चमकीला तारा होता है इसमें, वो रिगल होता है। किसमें? ओरियन कॉन्स्टिलेशन में। ठीक है, याद रहेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या है, पूछ रहा है कि किसने डिस्कवर किया था ट्रेपीजियम को? तो ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर 4। ऑलराइट, तो अब कुछ आप आंसर दे दीजिए। कौन सा कॉन्स्टिलेशन होता है जो क्रॉस शेप में होता है? कौन सा कॉन्स्टिलेशन होता है जो आपका क्रॉस शेप में होता है? और एक कौन सा था वो कॉन्स्टिलेशन, दिमाग से जा रहा है। क्रॉस शेप में तो आपका सिग्नस होता है। हाँ, अच्छा ये बताओ कि जो बिग डिपर है, बिग डिपर एस्टेरिज्म किस कॉन्स्टिलेशन में पाया जाता है? बिग डिपर जो एस्टेरिज्म है ये किस कॉन्स्टिलेशन में पाया जाता है? एक और होता है, दैट इज़ कि कैसियोपिया। कैसियोपिया ये किस शेप का कॉन्स्टिलेशन होता है? बिग डिपर जो एस्टेरिज्म है ये उर्सा मेजर का है। किसका? उर्सा मेजर का। कैसियोपिया ये W शेप का होता है, ध्यान रखना। इसमें कितने स्टार होते हैं? अभी सवाल पूछा है MTS में, कितने होंगे? 1 2 3 4 5, 5 स्टार से मिलके बनता है ये। कौन सा? कैसियोपिया।
द गौपत ब्राह्मण इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेद, तो जो गौपत ब्राह्मण है ये किस वेद से संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो कल हम लोगों ने वेदों के बारे में डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो कुछ डिस्कशन किया था अपन ने। तो ऋग्वेद कैसा था, सबसे पुराना वेद था, सबसे बड़ा वेद था। 10 मंडल थे, यानी कि 10 किताबों से मिलकर बना है, जिनको मंडल बोलते हैं, जिसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया हुआ है, 9वें में भगवान सोम के बारे में और 10वें में पुरुष शुक्ता की हाइम दी हुई है। सामवेद इज़ दी ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक। यजुर्वेद में प्रेयर्स वगैरह दी हुई हैं और अथर्ववेद में जो मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स दिए हुए हैं टू वर्ड ऑफ एविल्स, यानी कि जो आपके काला जादू टाइप है वो दिया हुआ है। ठीक है, अब ये ब्राह्मण क्या होते हैं, तो हर वेद के अंत में दिए हुए ब्राह्मण पहले दिए हुए थे, अभी तो उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं। तो गौपत ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद का हिस्सा है, अथर्ववेद का हिस्सा है आपका। और यजुर्वेद की में अगर बात करें ब्राह्मण मतलब हर एक वेद में ब्राह्मण दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ संहिता किसको बोलते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज संहिता, संहिता किसको बोलते हैं। तो यजुर्वेद में अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आ जाएंगे आपके शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। ठीक है, बाकी हमें और याद नहीं करना, इतना याद ध्यान रखना है। और हर वेद के अंत में दिए हुए उपनिषद। अब तुम बोलोगे अभी तो बोल रहे थे ब्राह्मण दिए हुए हैं, पहले ब्राह्मण थे, बाद में बहुत बाद में उपनिषदों को जोड़ा गया, इसीलिए उपनिषदों को हम क्या बोलते हैं, वेदांत के नाम से। चलो मैं आगे लिखता हूँ। पहले तो ये संहिता क्या होता है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स बोलते हैं। यहाँ पे ये दिए हुए, चलो यहीं पे कर लेते हैं। उपनिषद जो होते हैं इनको वेदांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेदांत, क्योंकि वेदों के अंत में दिए हुए हैं। जैसे कि आप इसमें आओ अथर्ववेद में, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मांडुका उपनिषद और मुंडका उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडका उपनिषद, ये दो आपको उपनिषद मिलेंगे अथर्ववेद में। यजुर्वेद में तुम चले जाओगे तो तुमको कठ उपनिषद और बृहदरण्यका उपनिषद, बृहदरण्यका उपनिषद देखने को मिलेगा, यजुर्वेद का हिस्सा है ये। क्लियर। एंड छंदोग्य उपनिषद किसका हिस्सा है जरा बताओ, तब तक हम ये आपको बताते हैं कि वेदांग क्या होते हैं। छंदोग्य उपनिषद किसमें होता है, देखो वेदांत तो उपनिषद होते हैं, लेकिन वेदांग होते हैं, वेदांग इनको हम बोलते हैं, वेदांग क्या होते हैं, वेदांग आर काइंड ऑफ टूल्स टू अंडरस्टैंड दी वेद। ये वो टूल्स हैं जिनसे हमें वेद समझ में आते हैं। तो वेदांग टोटल 6 हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। किसमें क्या दिया हुआ है पता होना चाहिए, शिक्षा फिनेटिक्स, व्याकरण ग्रामर, छंद पोइटिक मैटर, निरुक्ता एटिमोलॉजी, कल्प रिचुअल और ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी। अगर बात करें यहाँ पे छंदोग्य उपनिषद की, तो ये आपका सामवेद का हिस्सा है। अगर आपको ये तो पता ही होगा कि जो मुंडका उपनिषद है, इसी से आपका क्या लिया गया है, इसी से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते। व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। ये भी आई थिंक हम काफ़ी बार कर चुके हैं कि ट्रोपोस्फियर जो है हमारी सबसे निचली परत होती है, लोवेस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, और इसका कॉम्पोजिशन हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, देन ऑक्सीजन, देन आपकी ऑर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कॉम्पोजिशन होता है, जहाँ पर नाइट्रोजन 78% होती है रफली, ऑक्सीजन 21% होती है, ऑर्गन 0.9% होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% होती है। एवरेज हाइट की बात करेंगे तो 13 किलोमीटर एवरेज हाइट होती है क्षोभ मंडल की ट्रोपोस्फियर में। 8 किलोमीटर होती है पोल्स पे और 18 किलोमीटर होती है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे ज़्यादा इसकी हाइट होती है, पोल्स पे कम होती है, तो एवरेज निकाल लेंगे तो 13 किलोमीटर निकल के आता है। यहीं पे जितने भी हमारे वेदर फिनोमिना होते हैं, यानी कि जो मौसमी घटनाएं होती हैं, वो सब यहीं पे होती हैं। और ट्रोपोस का मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग। क्या होता है, रीजन ऑफ मिक्सिंग। यहाँ पर ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर डिक्रीजेज ऑन मूविंग अप इन द ट्रोपोस्फियर एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज लैप्स रेट। लैप्स रेट को हिंदी में बोलते हैं गिरावट की दर। और 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है टेम्परेचर में, तापमान में। इसको हम 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। बाकी लेयर को बारे में लिख नहीं रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ बस। स्ट्रेटोस्फियर, इसके ऊपर आओगे, स्ट्रेटोस्फियर में प्लेन्स उड़ेंगे और ओजोन गैस देखने को मिलेगी, और ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ता है।
और 50 किलोमीटर तक जाती है स्ट्रेटोस्फीयर। उसके ऊपर मेजोस्फीयर मध्यमंडल, जहाँ मेटियोराइट ख़त्म होते हैं यहाँ के, सबसे ठंडी लेयर होती है, ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है इसमें। देन और ऊपर आओगे थर्मोस्फीयर आएगा, जिसको आयनोस्फीयर बोलते हैं, यहीं से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, और मेजोस्फीयर आपका 80 से 85 किलोमीटर तक जाता है। देन उसके ऊपर थर्मोस्फीयर, जिसको आयनोस्फीयर बोलते हैं बिकॉज आयंस होते हैं, वहीं से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, और वो आपकी ऊपर जाने में उसमें टेम्परेचर बढ़ता है। और उसके ऊपर जो आ जाएगी आपकी, वो क्या आ जाएगी, कार्मन लाइन आ जाती है। कार्मन लाइन, क्यूपर बेल्ट नहीं, क्यूपर बेल्ट तो हमने कल देखा था, सोलर सिस्टम है, नेपच्यून के बियॉन्ड, नेपच्यून के बियॉन्ड है वो। एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच थी, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, क्यूपर बेल्ट बियॉन्ड नेपच्यून थी। और ये है आपकी कार्मन लाइन, जिसको कि हम एग्जॉस्फियर भी बोलते हैं। एग्जॉस्फियर में के बियॉन्ड जो चीज़ें निकल जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्मन लाइन। ऑलराइट, अगला है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। तो ये एस्पिरेंट, मुसाफिर, रिचा, सबका सही है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि कंडीशन ऑफ वर्क के बारे में। तो ये सब डीपीएसपी दी हुई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी पार्ट 3 आयरलैंड से लिए हैं, 36 से 51 तक में दी हुई है। 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। 3 पार्ट क्या हैं, सोशलिस्टिक, लिबरल इंटेलेक्चुअल और लिबरल इंटेलेक्चुअल गांधीयन। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन कहीं संविधान में मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, ये बस हम क्लासिफिकेशन बाइफिकेशन कर देते हैं अपने पढ़ने के हिसाब से। तो 3 पार्ट में करते हैं इनका। ठीक है, देन अब यहाँ पर पूछ रहा है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। अब हम याद कैसे रखते हैं इसको, तो हम ऐसे याद करते हैं, एक LDC जो है लोअर डिवीजन क्लर्क, वो पब्लिक PHC में काम करता है, ये आर्टिकल नंबर 39 है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आएगा आपको, यहाँ पर इतनी जल्दी मैं 1 मिनट में नहीं समझा सकता हूँ। ठीक है, इसको क्योंकि पहले बता चुका हूँ मैं आपको ये। देन 39A में क्या है, इसमें है फ्री लीगल एड टू पुअर, गरीबों को मुफ्त की क्या मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए, लीगल सहायता। ठीक है, देन 40 में है लीगल सहायता मिल गई, हमने पूरी स्टोरी से इसको पढ़ा था। 40 में क्या है, पंचायत का फॉर्मेशन करवाया। देन राइट टू वर्क दिया, राइट टू वर्क दिया। देन जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस बनाई। देन उसके बाद राइट लिविंग वेज सिक्योर किया, और ठीक है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क और मैटरनिटी रिलीफ दोनों आता है। ठीक है, दोनों आता है इसमें। तो ये चीज़ हो गया आपका। देन 43 में आपको पता है वर्क मतलब राइट टू वेज, मिनिमम वेज मिलना चाहिए। देन आपको पता है 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान आचार संहिता। 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर। 46 में 46 में जो हमारे दलित हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह से बिलोंग करते हैं, सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड हैं, उनके उत्थान के लिए काम करना है। 47 में क्या दिया हुआ है, तो 47 में अगर हम आएंगे तो हमें काइंड ऑफ क्या करना है, हमें जो रेज करना है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन रेज करना है। ठीक है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन रेज करना और इंटॉक्सिकेंट को बंद करना है। कैसे, फिर क्या करना है, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाना है, मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सेपरेट करना है एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से, और इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है। हो गई सारी डीपीएसपी ख़त्म। क्या है डीपीएसपी, लप्पू सा डीपीएसपी है, झींगुर बना के उड़ा देना। 12, तो हु सेड प्रियम्बल एज ID कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसने जो है और ये बताओ कि किसने डीपीएसपी को कॉन्शियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, बताओ जल्दी से। हु सेड प्रियम्बल एज ID कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसने प्रियम्बल को ID कार्ड बोला था, आइवर जेनिंग्स, NA पालखीवाला, KM मुंशी या फिर KC वेयर ने, बताओ जल्दी से। तो बहुत आसान है, आइवर जेनिंग, इन्होंने फेडरलिज्म के बारे में बोला था इंडिया के, इन्होंने भी फेडरलिज्म के बारे में बोला था। क्या बोला था इन्होंने, क्वाज़ाई फेडरल, क्या 12 कभी, हाँ 12 कभी सही है, NA पालखी वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, यस। KM मुंशी ने क्या बोला था, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, अभी आते हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं। सर क्या इतना PYQ इनफ होगा, भैया नेहरू जी नहीं बोला था। ठीक है, कॉन्शियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखना, इनको हम कॉन्शियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। किसको, अगर ऑप्शन में आएगा तो अम्बेडकर जी आप बोलेंगे। ठीक है, क्लियर।
तो ये चीज़ है। एन ए पालकी वाले ने आईडी कार्ड बोला था। अब प्रियम्बल के बारे में पूरी चीज़ें जान लेते हैं। तो ये क्वाज़ाई फेडरल केसी वेरे ने, आइवर जेनिंग्स ने इंडिया के फेडरेशन के बारे में बोला था कि इंडिया का जो फेडरेशन है, इंडिया हैज़ अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। आइवर जेनिंग, केसी वेरे, क्वाज़ाई फेडरल। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो मुंशी जी थे ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। समझ आई थी बात? अब प्रियम्बल के बारे में चीज़ें जान लो। प्रियम्बल जो है ये हम यूएस से लिए हैं, बोरो किए हैं। यूएस का कॉन्सेप्ट है, यूएस सबसे पहले प्रियम्बल के साथ आया था। ये संविधान की एक समरी होती है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के फॉर्म में सबसे पहले, मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के फॉर्म में सबसे पहले आया था 13 दिसंबर 1940, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू इसको इंट्रोड्यूस किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। देन इसको अडॉप्ट किया था 22 जैन 1947, 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़? अब क्या है, अब है क्या कि प्रियम्बल जब पूरा संविधान बन गया था उसके बाद बना था, ये ध्यान रखना। काफ़ी लोगों को लगता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो पहले आ गया था। भैया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक मॉडिफाइड वर्जन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रियम्बल नहीं है। प्रियम्बल जब संविधान पूरा बन गया था, भाई किसी चीज़ की समरी तो तुम तभी बना सकते हो ना जब पूरा उसके बारे में पढ़ो। हाँ, अब मैं तुमसे बोल दूँ बेटा ये एक कोई स्टोरी है, इसको पढ़ने के लिए नहीं देंगे, पहले तुम समरी बनाओ तब पढ़ना, ये कोई बात हुई है? नहीं कोई बात हुई कि भाई पहले पोस्ट प्रेफरेंस भर दो फिर रिजल्ट देंगे फिर हम तुम्हें बताएंगे तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं। ये तो वही बात होगी। तो प्रियम्बल की जब बारे में बात करते हैं तो प्रियम्बल में 4 कंपोनेंट होते हैं प्रियम्बल के। पहली बात तो प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल होता है, यानी कि ये वाद योग्य नहीं होता है। ठीक है, प्रियम्बल के 4 कंपोनेंट क्या होते हैं? तो पहला कंपोनेंट तो ये है कि प्रियम्बल में हमें सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पता चलता है। सोर्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, तो भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी लोग, भारत के लोग यानी पीपल ऑफ इंडिया ही कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स हैं, फिर उसकी पावर का सोर्स हैं। देन कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर एंड रिपब्लिक, सॉवरिन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये नेचर है। नेचर मैंने बता दिया, सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये नेचर है। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। ठीक है, तो जस्टिस 3 तरह का है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 तरह का है, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी 2 तरह का, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रैटर्निटी 1 तरह का, बंधुत्व, भाईचारा। जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, वहीं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी को हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यहाँ से इंस्पायर्ड नहीं है। ठीक है, एंड रिपब्लिक भी फ्रांस से ही लिया हमने, रिपब्लिक भी फ्रांस से लिया है। और चौथा क्या कंपोनेंट है? चौथा है यहाँ पे डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दी हुई है प्रियम्बल में, और वो डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है आप बता देंगे कमेंट में। अब हुआ क्या है कि प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड, प्रियम्बल में संशोधन हो चुका है, हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस, सिर्फ आज तक, ओनली वंस, सिर्फ आज तक एक बार अमेंडमेंट हुआ है, और वो है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया, ISS। ठीक है, इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर। सॉवरेन को नहीं जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 26 नवंबर 1949। क्लियर है? ठीक, तो एक बार अमेंडमेंट हुआ है, नॉन जस्टिसेबल। और इससे अगर केस एसोसिएट पूछ लेगा तो एक तो बेरू बारी यूनियन केस है 1960 का, देन केशवानंदा भारती केस 1973 का, और LIC केस है 1995 का। ठीक है, तो बेरू बारी में बोला था 1960 में कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन नॉट बी अमेंडेड, बट इन दी KBC case of 1973 Supreme Court said that it is a part of constitution and hence it can be amended। और LIC केस में बोला क्या? जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, मतलब प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज़ द मिनिमम कोरम रिक्वायर्ड इन द लोकसभा सो दैट इट कैन ट्रांजैक्ट बिजनेस। तो गणपूर्ति कितनी है, ठीक है, लोकसभा में आवश्यक न्यूनतम गणपूर्ति कितनी है जिससे कि सदन की जो कार्रवाई है उसको आगे किया बढ़ाया जा सके। 1/5, 1/10, 1/4 या फिर 1/3, जल्दी से बताओ। तो देखो है क्या ना, हमारा जो आर्टिकल नंबर है 100 कॉन्स्टिट्यूशन का, अनुच्छेद 100 जो है, इसमें 2 क्लॉज हैं। पहला वाला क्लॉज हमें वोटिंग इन हाउस के बारे में बताता है कि किस तरह से वोटिंग होगी, और जो दूसरा वाला क्लॉज है ना, ये बताता है कोरम के बारे में, जिसको हिंदी में गणपूर्ति बोलते हैं। अब ये होता क्या है कि भाई 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जो हाउस है, कौन सा हाउस जिसकी भी बात कर रहे हैं आप, तो उसका 1/10 यानी 10% होने चाहिए, नहीं तो फिर उस सदन की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमारा एडजॉर्नमेंट कर दिया जाएगा हाउस का, किसके द्वारा, सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा हाउस का वो कर देगा उसको। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब पीठासीन अधिकारी, जैसे लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन। तो क्या कर दिया जाएगा, आपका एडजॉर्नमेंट कर दिया जाएगा। अच्छा, एडजॉर्नमेंट तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, लेकिन अगर हम बोल दें कि समन कौन करता है उसको, प्रोरोग कौन करता है, डिसॉल्व कौन करता है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना, ये सारे काम जो हैं, समन, प्रोरोग और डिसॉल्व, ये प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करेंगे ये। हाउस को समन करना मतलब बुलाना कि आओ भैया, ठीक है, आओ भैया, दोनों लोग मिल के बैठते हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा को बुलाते हैं सेशन में। जब जॉइंट सीटिंग होती है तभी कौन बुलाता है जॉइंट सीटिंग, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और उस जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है जॉइंट सीटिंग की, वो लोकसभा का स्पीकर करता है। अनुच्छेद नंबर 108 आर्टिकल 108 में जॉइंट सीटिंग के बारे में दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से जॉइंट सीटिंग लिया है, लोकसभा के रूल्स के हिसाब से जॉइंट सीटिंग चलती है अपनी। 3 सत्र बुलाए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो अभी कौन सा आएगा सत्र, बजट तो होके गया है, अब मानसून आएगा। गर्मियों में छुट्टी होती भाई इन लोग की, समर वेकेशन, समर में कोई सेशन नहीं होता इन लोगों का, ठीक है। और प्रोरोग का मतलब होता है सत्रावसान, यानी एक सत्र को उड़ा देना। और डिसॉल्व तो जो है सिर्फ लोकसभा ही हो सकता है, राज्यसभा तो हो ही नहीं सकता है। एडजॉर्न दोनों हो सकते हैं, समन दोनों, प्रोरोग दोनों, लेकिन डिसॉल्व सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, बिकॉज राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस। उसके 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं हर 2 साल में, है ना, तो हर मेंबर का टर्म हो जाता है 6 साल का। अगला सवाल आपकी चमचमाती हुई स्क्रीन पे ये रहा, द फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड एज। और तनय गेमिंग पूछ रहे हैं सर क्या इतनी PYQ इनफ होगी NTPC के लिए। तनय जी पहले भी मैं करवा चुका हूँ 1.2, तो उसमें रफली आई थिंक मैंने 20 के समथिंग कुछ लेक्चर्स करवाए थे, और अभी भी हमारे उतने ही लेक्चर्स हो जाएंगे इस वाली में भी 2.0 में, ठीक है। तो दोनों मिला के रफली 40 हो जाएंगे, इतना तो मेरे हिसाब से काफ़ी होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव दी सराउंडिंग एरियाज कॉल्ड एज माउंटेन वैली। देखो इसको बोलते हैं प्लेट्यू। फ्लैट टॉप्ड है ना, टॉप फ्लैट होता है। माउंटेन का क्या होता है, हाइट भी ज़्यादा होती है और इसका पॉइंटेड टॉप होता है। हिल की पॉइंटेड तो होता है लेकिन उतना हाइट नहीं होती इसकी। प्लेट्यू की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा प्लेट्यू को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व की छत बोलते हैं इसको। ब्लैक कार्ड गिवन इन बैडमिंटन प्लेयर ड्यूरिंग द गेम इंडिकेट्स व्हाट, डिस्क्वालिफिकेशन, वार्निंग, फॉल्ट या सस्पेंशन, क्या बताता है। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं, तिब्बत प्लेट्यू को। वैसे पामीर नॉट को भी हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोल देते हैं कभी कभी। अब बैडमिंटन में 3 तरह के कार्ड होते हैं, येलो, रेड एंड ब्लैक। तो येलो तो है कि भाई आपको एक वार्निंग दी गई है कि भाई सुधर जाओ नहीं तो बहुत मारेंगे। रेड में क्या है, रेड इज़ लाइक कि दूसरा जब येलो कार्ड दिया जाता है तो उसके बराबर होता है, ठीक है ना। दूसरा जब रेड कार्ड दिया जाएगा, दूसरा येलो कार्ड के बाद दिया जाता है रेड कार्ड, थोड़ा सा ग्रेव आपने मिसकंडक्ट किया। और ब्लैक में तो क्या है ना,
पहली फुर्सत में निकल, ये वाला बोला जाता है, ठीक है। तो ब्लैक कार्ड जो है डिस्क्वालीफाई कर देगा आपको सीधे, वार्निंग नहीं देता है। वार्निंग तो इसमें मिलती है आपको, ठीक है, वार्निंग इनमें मिलेगी, इसमें तो सीधा आपको आउट किया जाएगा। हाँ सीधा निकलो। सर सीरीज में आप ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें वैसे कर ली हैं, ठीक है। तो आप रेफ़र कर सकते हैं पिछला वाला भी और ये वाला भी। जैसे कि अगर आप नोट्स वाले बैच में होंगे तो वहाँ पे पुराने वाले के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे और यहाँ वाले जो अभी हम कर रहे हैं उसमें भी, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ें, ठीक है। चलो, क्या सर, चलो भाई, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वॉज, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन तो यार पूछा ही नहीं तुमसे, कुछ क्वेश्चन भी हो जाए। बैडमिंटन में नेट हाइट बताई थी, बता दो कितना होता है। एक टूर्नामेंट का नाम बताया था मैंने, वो बता दो। एक लोग की ऑटोबायोग्राफी का नाम बता दो जो बैडमिंटन प्लेयर है। तो बैडमिंटन में नेट हाइट कितनी होती है? 5 फीट की होती है सेंटर पे, और किनारों पे 5 फुट 1 इंच की होती है। और अगर बात करेंगे तो सैयद मोदी इंटरनेशनल होता है, सैयद मोदी इंटरनेशनल। वैसे थॉमस कप और उबेर कप भी होते हैं, थॉमस कप और उबेर कप भी होते हैं। और क्या याद कर, और क्या मैंने पूछा था, हाँ, तो इसमें जो ऑटोबायोग्राफी है वो प्लेइंग टू विन हो जाएगी, किसकी? साइना नेहवाल की। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? तो ये भी किया हुआ है, 1878 में इनेक्ट किया गया था। और रिपील करने का काम ये कब हुआ था? लेटन के टाइम पे। आर्म्स एक्ट 1878 लेटन के टाइम पे, रिपील 1882 में हुआ था रिपन के टाइम पे। अब आई थिंक इतनी बार कर चुके हैं कि कोई मतलब नहीं है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन द ईयर। तो भारत सरकार ने किस वर्ष में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया? 1982, 60, 72 या फिर 1991? तो 1972 में इंट्रोड्यूस किया था। और ध्यान रखना, इंडिया की गवर्नमेंट थी या फिर इंडिया था, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री to introduce comprehensive family planning program, family planning program, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप स्टैब्लिश? तो भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई? 48, 51, 50 या फिर 1949? तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ध्यान रखिएगा, 1949 में स्टैब्लिश हुआ था, 1949 में, ऑप्शन नंबर डी। विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज फॉरेन ट्रेड विच ईयर इज रेफर टू एज ईयर ऑफ डिवाइड? फॉरेन ट्रेड के हिसाब से किस साल को ईयर ऑफ डिवाइड के नाम से जानते हैं? वैसे तो ध्यान रखना 1921 को भी हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, लेकिन इसको क्यों बोलते हैं 1921 को? तो इसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि अभी तक 1921 तक पॉपुलेशन जो ग्रोथ था वो काफ़ी स्टैग्नेंट था, और इसके बाद रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन हुआ, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ, जनसंख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। तो 1921 को इसलिए ईयर ऑफ डिवाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर। और यहाँ पर आंसर होगा 1991। फॉरेन ट्रेड के हिसाब से 1991 ईयर ऑफ डिवाइड इसलिए है बिकॉज आपको पता है 1991 में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस करना पड़ा था। हमारे पास जो फॉरेक्स है वो नहीं बचा था, जिसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ा था। IMF ने हमें क्या किया था? बेल आउट किया था, हमें उसने लोन प्रोवाइड किया था कुछ शर्तों में, और उसके बाद हमने LPG रिफॉर्म्स लेके आए थे, ठीक है। LPG लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी इकोनॉमी को लिबरेट करते हैं, यानी कि प्राइवेट या फिर हम बोल सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप सीख करते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है आप प्राइवेट प्लेयर्स को भी खेलने का मौका देते हैं। और एक्चुअल में 1991 में हमारे देश से लाइसेंस राज की समाप्ति हुई थी। लाइसेंस राज अगर हम देखें तो 1948 में जो शुरू हुआ, जो अपनी जहाँ पर हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आता है, पहली IPR,
दूसरी आईपीआर कब आती है? 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे आती है, दूसरे पंचवर्षीय योजना के टाइम पे दूसरा हमारा ये आईपीआर आता है। और इसको हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसने क्या किया था, इसने 3 शेड्यूल्स में इंडस्ट्रीज़ को बांट दिया था, बाइफरकेट कर दिया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में हमारी 17 इंडस्ट्रीज़ थी, शेड्यूल बी में 12 और शेड्यूल सी में हमारी जो रिमेनिंग थी, नंबर नहीं था, रिमेनिंग थी, इसमें वो थी जो गवर्नमेंट पूरी तरह से मैनेज करेगा, इसमें वो थी जो गवर्नमेंट प्राइवेट की हेल्प से करेगा, और जो बच गई वो सी में थी आपकी। तो 1956 में ये था। और आखिरी जो हमारा आईपीआर आया था वो आपका 1991 में आया था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब आप अपनी इकोनॉमी को बाकी कंट्रीज़ के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो कैसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है? यूनिटरी, पार्लियामेंट्री, मोनार्कियल या फिर प्रेसिडेंशियल? तो इंडिया में आपका यूनिटरी नहीं, पार्लियामेंट्री। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? ये हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूके से ही हमने और क्या क्या लिया है? तो यहीं से ही हमने रूल ऑफ लॉ लिया है, यहीं से ही हमने बाई कैमरल लेजिस्लेचर लिया, द्विसदनीय विधानमंडल। यूके से ही हमने प्रोरोगेटिव राइट्स ली है, और यूके से ही हमने सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता ली है। प्रेसिडेंशियल अगर बात करें तो जैसे प्रेसिडेंट का ऑफिस, उसका रिमूवल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल हो गया, प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, ये सब हमने कहाँ से लिए हैं? आपके जो यूएसए है वहाँ से लिए हैं। ठीक है, क्लियर। और यूके, अच्छा बताइए, जो ब्रिटेन है वो रिपब्लिक है या नहीं है? और सिटीजनशिप की जब हम चर्चा करते हैं तो सिटीजनशिप यानी नागरिकता किस पार्ट में दी हुई है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में? तो सिटीजनशिप ध्यान रखेंगे, ये पार्ट नंबर 2 में आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक में दिया हुआ है, लेकिन उससे इससे ज़्यादा उतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। और यूके इज़ नॉट रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द कंट्री होता है, वो इलेक्टेड होता है। हमारे यहाँ पे जैसे हम रिपब्लिक है क्यों? क्योंकि हमारा हेड कौन है कंट्री का? प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड है, बिल्कुल इलेक्टेड है। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है, उनके यहाँ पर किंग या क्वीन का ऐसा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्टेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा एंड साइंस का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इनमें से कॉनकेव मिरर का यूज़ कौन सा है? रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज़ करते हैं सोलर ब्लास्ट फर्नेस, एटीएम्स में, या फिर सिक्योरिटी मिरर के तौर पे यूज़ करते हैं? कहाँ पे? कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर के बारे में हमने कल पढ़ा था, इसके सारे फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से ये आपका कॉन्वर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करता है, और कौन सा लेंस होता है जो कॉन्वर्जिंग होता है आपका। तो कॉनकेव मिरर जो है चीज़ों को बड़ा करने के लिए यूज़ किया जाता है, बड़ा करने के लिए। तो इसको हम यूज़ करते हैं सोलर ब्लास्ट फर्नेस में, प्लस इसको यूज़ किया जाता है शेविंग मिरर के तौर पे, शेविंग मिरर के लिए डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इसका, जहाँ पर चीज़ें हमें बड़ी करके देखनी है। ठीक है, रियर व्यू मिरर की अगर बात करेंगे तो आप रियर व्यू, जब हम गाड़ी में पीछे देखने वाला जो शीशा होता है उसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। तो वहाँ पे हमें छोटे से शीशे में बहुत एक्सटेंडेड फील्ड व्यू चाहिए, तो उस केस में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। एटीएम्स में सिक्योरिटी पर्पस के लिए और सिक्योरिटी मिरर्स, ये सब हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे सिक्योरिटी पर्पस के लिए, बिकॉज बहुत से छोटे से जो मिरर होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। वहीं जब हम बात करते हैं लेंसेज की, ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन कल पूरा मैंने पढ़ा दिया था आपको, तो लेंस की बात कर लेते हैं। तो लेंस से पहले, लेंस की बात कर ही रहे हैं तो ज़रा आई की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आई की चर्चा कर ही लेते हैं। तो ये हमारी मान लेते हैं आई है ये, ठीक है। और ये लेंस हो गया आपका, ठीक है। अगर रफ ड्राइंग में बना देता हूँ, बाकी तो ड्राइंग मेरी मतलब तुम लोगों को दिखा नहीं रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें पता है मेरी ड्राइंग कैसी है, ठीक है। अच्छे शर्मा आ जाते हैं मेरे सामने। तो ये जो है, ये क्या है? ये है आपका अब ध्यान से समझना क्या क्या है, ठीक है। ये है कॉर्निया। लाइट का सबसे पहला रिफ्रैक्शन यहीं होता है, सबसे पहला रिफ्रैक्शन यहीं होगा। कॉर्निया को ही आई डोनेशन में डोनेट किया जाता है। यहां भरा होता है एक लिक्विड, यहां भरा होता है एक लिक्विड। इस लिक्विड को क्या बोलते हैं? इस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। लिख दो यहाँ पे, ये
लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक्वस ह्यूमर है ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है कॉर्निया को, ठीक है, और शेप मेंटेन करता है। तो ये कॉर्निया और लेंस के बीच में है। देन यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं आप ब्लू कलर से जो ड्रॉ किया, ये आइरिस है। आइरिस जो है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। आई को कलर प्रोवाइड करता है ना, ब्लू आइज, ब्राउन आइज, ब्लैक आइज, वो सब इसी से मिलती हैं। ये कंट्रोल करता है पीपल को, कंट्रोल करता है पीपल को। और पीपल का ये काला काला जो मैंने ड्रॉ कर रखा है पीपल है। ये जो आप देख पा रहे हैं पुतली है। और ये क्या करती है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई को कंट्रोल करती है। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई, कि कितनी लाइट एंटर करेगी आँख में, पुतली कंट्रोल करेगी पीपल। जब बहुत ज़्यादा लाइट एंटर कर रही होगी, धूप में होगे, तो ये सिकुड़ी हुई होगी। और जब आप थोड़ा सा अंधेरे में होगे, लाइटली डिम रूम में होगे बहुत, ठीक है, तो उस केस में ये थोड़ा सा डायलेट होकर रहेगी, फैली हुई होगी। लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम होता है रिफ्रैक्शन का, ठीक है। लेंस का काम होता है कि भाई लेंस को रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्शन क्या मतलब मेन इसका काम होता है फोकस का। ये क्योंकि आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो ये कन्वर्ज कर देगा रेस को कहाँ पे, रेटिना में। रेटिना में ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। रेटिना में क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रेटिना में इमेज फॉर्मेशन के बाद ये जो है ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड रहता है यहाँ पे, और ये इमेज ट्रांसफ़र होता है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में। ऑप्टिक नर्व्स ही जो है हमारी इस इमेज को ब्रेन तक पहुँचाती हैं। रेटिना में सिर्फ इमेज बनती है, हमारी आँख देखती नहीं है, देखता तो दिमाग है हमारा। यहाँ पे बीच में ध्यान रखना, यहाँ पे भरा रहता है विट्रियस ह्यूमर। क्या भरा रहता है, विट्रियस ह्यूमर। रेटिना में दो तरह की सेल्स होती हैं, एक को बोलते हैं रॉड सेल, एक को बोलते हैं कोन सेल्स, ठीक है। एक को बोलते हैं रॉड सेल और एक को बोलते हैं कोन सेल। रॉड सेल मैनेज करती हैं लाइट की इंटेंसिटी को, कि कितनी चमक धमक ये सब, और कोन जो है कलर को मैनेज करती हैं। जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं उनके में कोन सेल्स मिसिंग होती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोन सेल्स उनमें मिसिंग होती हैं, ठीक है। ये सब क्यों बताया मैंने, ये सब इसलिए बताया कि अगर हमारी आँख का जो ये लेंस है अगर ये मोटा हो जाए बहुत, यानी कि इसकी पावर बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेगा, पहले ही लाइट को फोकस मार देगा, रेटिना से पहले ही फोकस मार देगा, रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाएगी इमेज। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे केस में एक डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा इसके अलग नेचर का। तो ये वाली जो बीमारी होती है जिसमें कि आपके रेटिना के पहले ही इमेज बन जाती है, प्रतिबिंब बन जाता है। और ज़रा बताइए कि रेटिना में किस तरह का इमेज बनता है, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्टेड, या रियल आपका इरेक्ट, बताओ। तो मायोपिया जिसको कि हम नियर साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, इसमें क्या होता है, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी फोकल लेंथ या फिर पावर नेगेटिव होती है। और इसका उल्टा होता है, जहाँ पर आपका लेंस क्या होता है, थोड़ा पतला हो चुका होता है, तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन की पावर है वो मतलब कॉन्वर्जिंग पावर है वो घट चुकी हुई होती है। तो रेटिना के बियॉन्ड क्या करता है, इमेज का फॉर्मेशन। तो इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, यानी कि फार साइटेडनेस हो जाएगा ये। इट वुड बी कॉल्ड एज फार साइटेडनेस, ठीक है। और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी कि हमें एक सेम नेचर का लेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, प्रेस बायोपिया में ये जो मैंने ड्रॉ किया रेड ये चीज़ इनको बोलते हैं सीलरी मसल्स। ये सीलरी मसल्स क्या करती हैं, ये कंट्रोल में रखती हैं लेंस को। तो ये जब वीक पड़ जाती है ना आपकी, तो ये प्रेस बायोपिया हो जाता है। प्रेस बायोपिया के केस में पास में भी दिक्कत होगी, दूर में भी दिक्कत होगी। तो जो ज़रूरत पड़ेगी आपको बाईफोकल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और बाईफोकल कैसा होता है, बाईफोकल ऐसा होता है कि जिसमें ये वाला होता है आपका कॉनकेव ऊपर वाला, और नीचे वाला होता है कॉन्वेक्स। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। प्रेस बायोपिया यूजुअली अधेड़ लोग के को होता है, जैसे 45 प्लस में, 50 प्लस में होता है, जहाँ पर आपकी लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी चली गई होती है। बाकी तो जैसे होते हैं कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है, जहाँ पर एक प्रोटीन की लेयर चढ़ जाती है इस लेंस में, तो लेंस आपका क्लाउडी या मिल्की हो जाता है, वो आराम से ट्रीट हो जाता है। ग्लोकोमा जो होता है हेरिडिटरी होता है। ग्लोकोमा में आपका आई का प्रेशर, जिसको कि इंट्राक्युलर प्रेशर भी बोलते हैं, तो इंट्राक्युलर प्रेशर जो है, जो आँख के अंदर का जो प्रेशर है, वो बढ़ जाने के कारण आपकी ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। यूजुअली हेरिडिटरी होता है, जनरली ज़्यादातर हेरिडिटरी होता है। ट्रैकोमा सिमिलर चीज़ है, जहाँ पर आपका इंट्राक्युलर प्रेशर बढ़ने के से ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो गई, लेकिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से होता है ट्रैकोमा, और ग्लोकोमा हेरिडिटरी होता है।
अगला है, व्हेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न एट अ हाई स्पीड वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड। दिस एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ मोशन। तो जब कोई मोटर कार तेजी से, ठीक है, ब्रेक डाउन, यस, इमेज फॉर्मेशन जो मैंने पूछा था आपसे, इमेज फॉर्मेशन जो होता है यहाँ पे वो रियल इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है यहाँ पे? रियल यानी कि वास्तविक, और वास्तविक है तो इन्वर्टेड उल्टी तो होगी, ठीक है, उल्टी इमेज बनती है रेटिना में। और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट वो जगह होती है जहाँ ऑप्टिक नर्व्स मिलते हैं आके, कहाँ पे? आँख में, तो वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता ब्लाइंड स्पॉट में। तो जब शार्प टर्न मारा जाएगा मोटर कार के द्वारा, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल होगा, जिसको कि हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। पहले ही हम डील कर चुके हैं इस पर, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जब हमारा एक क्रिकेटर बॉल कैच करता है तो हाथ को पीछे ढकेलता है, वो पीछे इसलिए ले जाता है सो दैट कि वो अपना टाइम, जिस टाइम में उस वेलोसिटी ऑफ द बॉल होगी वो ज़ीरो पे आएगी, उसको बढ़ाए, तो उससे ये होगा कि उसको चोट कम लगेगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तो एग्जाम्पल है, रॉकेट हो गया आपका, रोइंग ऑफ बोट हो गया आपका, है ना, और फायरिंग ऑफ बुलेट हो गया, ठीक है, फ्रॉम अ राइफल। तो वो सब थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। कर भला तो हो भला लॉ, है ना, यानी कि आप जो भी एक्शन करोगे उसके लिए सिमिलर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। सब कुछ कर चुके हैं इसलिए लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आओ इस क्वेश्चन करो 23rd को, बताओ जल्दी से इसका आंसर। स्टेटमेंट ए है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच कॉसेज टाइफॉइड। निमोनिया टाइफॉइड कर देगा क्या? इसका तो होता है सैल्मोनेला टाइफाई, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफाई, ऑलराइट। तो पहला वाला स्टेटमेंट हुआ गलत। टाइफॉइड फीवर कॉज कुड बी कन्फर्म बाय विडाल टेस्ट, यस विडाल टेस्ट होता है इसके लिए। टाइफॉइड कॉसेज इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ये भी सही है, बी एंड सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये होता है एड्स के लिए, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि होता है ह्यूमन इम्यूनोवायरस से, ठीक है। 1 दिसंबर को एड्स डे होता है। एंड बस, ठीक है, ये आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बॉडीली जो फ्लूइड होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, तो उससे आपका एड्स फैलता है ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सामान्य सरल स्थायी ऊतक है? अब जो हमारे प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, यहाँ पर कर दें, ध्यान से समझिएगा प्लांट टिश्यूज़ को। तो 2 पार्ट में उनको क्लासीफाई किया, एक तो हमने बोला मेरिस्टेमेटिक, हिंदी में विभज्योतक ऊतक, और परमानेंट टिश्यूज़ यानी कि स्थायी ऊतक। ये वो हैं विच लैक वैक्यूल एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनमें, सेल डिवाइड होती है इनमें, और ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 3 तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका एपिकल, एक होता है इंटर कैलरी, और एक होता है लेटरल। एपिकल जो है वो टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में प्रेजेंट है, यानी कि जो रूट्स और शूट्स हैं उनकी टिप में क्या है, प्रेजेंट है, एकदम टिप में। इंटर कैलरी जो है बीच में जहाँ नोड्स हैं वहाँ प्रेजेंट है। लेटरल आपका साइड में या गर्थ में प्रेजेंट है। साइड ये हाइट बढ़ाते हैं, ये हाइट बढ़ाते हैं, ये विड्थ बढ़ाता है, मोटा करता है लेटरल वाला, ठीक है। एक बार जब मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं ये पावर ऑफ डिवीजन खो देंगे, उसके बाद थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, मैथ वाला नहीं है ये बायो वाला है, डिफरेंशिएशन जिसको विभेदन आई थिंक हिंदी बोलते हैं। इस प्रोसेस से ये परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनमें वैक्यूल होगा, यहाँ पर लैक वैक्यूल है, यहाँ पर वैक्यूल होगा। डेंस साइटोप्लाज्म यहाँ उतना डेंस नहीं होगा परमानेंट में, ठीक है।
परमानेंट की अगर बात करें तो इनको भी अगेन हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक को बोलते हैं सिंपल परमानेंट और एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट होते हैं तीन तरह के, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, पूरा कायमा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, और स्क्लेरेनकाइमा लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा, ठीक। पैरेनकाइमा क्या करता है? पैरेनकाइमा फूड का स्टोरेज करता है। कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और स्क्लेरेनकाइमा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है। क्या? रिजिडिटी एंड टफनेस। अब पैरेनकाइमा के भी दो पार्ट होते हैं, पैरेनकाइमा के भी दो बच्चे हैं। कौन? क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। जो क्लोरेनकाइमा है अपना, कौन सा कलर ले लें अभी, ये क्लोरेनकाइमा है, ये क्लोरोफिल कंटेन करता है, खाना बनाता है। एरेनकाइमा जो है ये एयरी स्पेसेस होती हैं और ये फ्लोट करने में हेल्प करता है किसको? पेड़ पौधों को फ्लोट करने में, क्योंकि इसमें एयरी स्पेसेस होती हैं, ठीक। कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और ये यूजुअली थिक होता है कॉर्नर्स में, थिक एंड एट द कॉर्नर्स, थिक एंड एट कॉर्नर्स। और ये रिजिडिटी टफनेस प्रोवाइड करता है। और स्क्लेरेनकाइमा की अगर एग्जाम्पल बात करें, हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल की भूसी, उसमें स्क्लेरेनकाइमा होता है। जो कॉम्प्लेक्स है देखते हैं भैया, तो कौन सा सिंपल नहीं है? तो सिंपल फ्लोएम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स मैंने बताया ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ये दो टाइप के हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है जल का, जल मतलब वाटर का, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम फल का, फल का मतलब फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ये जाइलम के अगर टाइप्स की बात करें तो ये रहे जाइलम, ठीक है। जाइलम के टाइप्स हैं ये, क्या? जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकाइड, ठीक है, और जाइलम पैरेनकाइमा। आपको दिख नहीं रहा है वो, जाइलम पैरेनकाइमा यहाँ पे है नहीं वो, ये जाइलम पैरेनकाइमा। फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल, सीव प्लेट, सीव ट्यूब और फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेनकाइमा। तो ध्यान रखना, पैरेनकाइमा जिसके साथ भी अटैच होता है मतलब फूड का स्टोरेज कर रहा है वो, और फाइबर जिसके साथ भी अटैच है वो मतलब है कि थोड़ा सा रिजिडिटी टाइप, टफनेस टाइप प्रोवाइड कर रहा है। फाइबर हमेशा डेड होता है, पैरेनकाइमा हमेशा लिविंग होता है। फाइबर हमेशा डेड होता है, पैरेनकाइमा हमेशा लिविंग होता है। जाइलम पैरेनकाइमा को छोड़ के बाकी सब डेड होते हैं। मेरी बात ध्यान सुनना, एक्सेप्ट जाइलम पैरेनकाइमा ऑल आर डेड, यानी जाइलम फाइबर डेड होगा, जाइलम ट्रैकाइड डेड होगा, ये सब डेड होगा, सब डेड होगा। Except phloem fiber, everyone is living. Except phloem fiber, every phloem part is living. Sieve plate living है, companion cell living है, sieve tube living है, और phloem parenchyma तो living होगा ही, क्योंकि parenchyma living होता है, fiber dead होता है। तो xylem parenchyma living है, बाकी सब dead, phloem fiber dead है, बाकी सब living, याद रहेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है। एपिडर्मिस इज लाइक, जैसे हमारे खाल होती है हमें, ठीक है, एपिडर्मिस, तो वैसे ही पेड़ की खाल है, आउटर लेयर ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, है ना, पत्तियों में। और इस एपिडर्मिस में ही ना जो ओपनिंग होती है, इस एपिडर्मिस में जो ओपनिंग होती है इसको स्टोमेटा बोलते हैं, है ना। एपिडर्मिस में ही जो ओपनिंग होती है इसको स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा से क्या होता है? स्टोमेटा से गैस का एक्सचेंज होता है और लॉस ऑफ वाटर होता है, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। लेकिन जो ये दिन में होता है और जो रात में होता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर, रात में लॉस ऑफ वाटर, वाह। तो खैर रात में लॉस ऑफ वाटर जो होता है वो गटेशन, पेड़ों की बात हो रही बेटा, पेड़ों की, ठीक है, प्लांट्स की, तो वो हाइडाथोड से होता है। हाइडाथोड कहाँ होते हैं? किनारों में होते हैं, पत्तियों के किनारों में होते हैं हाइडाथोड, और रात में होता है ये, ठीक है, गटेशन बोलते हैं इसको, गटेशन, ठीक है, हाइडाथोड से हो रहा है ये। चलो अब आपके लिए क्वेश्चन है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द क्लोरलकली प्रोसेस यूज्ड, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और ये कल पूछा था मैंने आपसे। कंसिडर अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, हाँ, लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। इफ राहुल प्लॉट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड दिस लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, देन इट अपीयर्स denser at the ends to increase from one end to another, uniform at all points, denser in the middle।
तो सोलेनॉइड क्या होता है कल पढ़ेंगे इसके बारे में भैया आप, ठीक है, बैच में अगर पढ़ना हो तो वैसे तो बता देता हूँ सोलेनॉइड क्या होता है। तो देखो अगर एक टर्न है, मान लो हमने कोई कॉपर वायर लिया एक टर्न, तो एक टर्न है, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन जब आप बहुत सारे एन नंबर ऑफ टर्न्स ले लोगे इसी की वायर के, तो ये सोलेनॉइड बन जाता है। सोलेनॉइड क्या है कि कॉपर वायर के आप खूब सारे टर्न्स ले लो, उसको सोलेनॉइड बोल देते हैं। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होती है, जहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि अंदर एकदम घनी है, अंदर एकदम क्या है, कतई घनी हो रखी है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म है। तो इट इज मैक्सिमम मैक्सिमम इनसाइड दी सोलेनॉइड। एक तो मैक्सिमम है सोलेनॉइड के अंदर एंड यूनिफॉर्म भी है। यूनिफॉर्म का मतलब है समान है, आप यहां ले लो, आप यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां पे हर जगह सिमिलर मिलेगी, सेम मिलेगी आपको। तो ये सोलेनॉइड, और इसके अंदर डाल दो, क्या बोलते हैं उसको, एक सॉफ्ट आयरन बार को, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। जैसे इसमें तुम डाल दोगे आपका जो आपका सॉफ्ट आयरन बार होता है उसको, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर लेगा वो, ठीक है। तो डेंसर एट द एंड नहीं, यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट भी नहीं है सर। अगर अंदर की बात हो रहा था तो बिल्कुल होता। एक सेकेंड, कंसिडर लॉन्ग इनसाइड द लॉन्ग करंट कैरिंग है, तो भाई यूनिफॉर्म तो होगा, अंदर तो यूनिफॉर्म होता है, अंदर तो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, अंदर तो यूनिफॉर्म ही होता है, ठीक है। चलो भाई क्या चीज़ भाई 24 का किसका, विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट, अरे देखा नहीं यार, मोस्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू, परमानेंट पूछ रहा है भैया, सिंपल परमानेंट पूछ रहा है तो पैरन का ही होगा। ये तो कॉम्प्लेक्स है, परमानेंट है। आई एम रियली सॉरी सर एंड मैडम, हमें लगा कि वो पूछ रहा है नॉट दी सिंपल परमानेंट कौन सा नहीं है, तो इस वजह से बिल्कुल बी होगा, बिल्कुल होगा, बी होगा, बी होगा विराट जी, ठीक है, ठीक, क्लियर। तो ये भी क्लियर हो गया मैग्नेटिक फील्ड कि अंदर मैक्सिमम होगा, यूनिफॉर्म होगा और इंटरसेक्ट नहीं करती है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गई इसका मतलब हो जाएगा कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज्ड लूप बनाती हैं ये, ठीक है। चलिए, लेक्चर होता है ख़त्म। जिस PDF यार कल के लेक्चर की पता नहीं यार मैं गलती से सेव करना भूल गया, तो यार कल की तो नहीं मिल पाएगी, आज की आपको मिल जाएगी। बाकी जिसको 100 नोट्स चाहिए तो वो ले सकता है। और कल हमारा आखिरी लेक्चर होगा, विदाई समारोह में सभी आमंत्रित हैं। वैसे तो विदाई समारोह 20 को बैच का होगा, कल आप लोगों का भी हो जाएगा। कल बैच की भी आखिरी क्लास है, आप लोगों की भी आखिरी क्लास। सर अब 40 रुपये वेस्ट करूँगा। NTPC के लिए करंट अफेयर का कुछ इलाज करो सर। करंट अफेयर का देखते हैं यार बाबू और राम। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। और सर RB का जितना एग्ज़ाम हुआ है अभी उसके क्वेश्चन, शर्मा जी अभी क्वेश्चंस आए नहीं ना मेरे पास, मतलब कौन कौन से एग्ज़ाम हुए ज़रा बताओ कि कौन कौन से एग्ज़ाम हुए, आंसर की आ जानी चाहिए उसकी एटलीस्ट, तो मैं करवा दूँगा। रोना भी पड़ेगा क्या बताइए, मैं रो देना यार। और बाकी तो मेरे केसेस सुनोगे तो रो दोगे वो तो। NTPC कब होगा, चलो जून में, हाँ मोस्ट प्रॉब्ली जून में। लेट्स सी। सर नोट सेट करवा दीजिए पहले का वीडियो का। सर नोट सेट अच्छा है नहीं क्या अभी नोट सेट, चलो देखते हैं, करवाते हैं ना। अमन सर का लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा भाई, वो लेक्चर रहेगा, ठीक है।
वो लेक्चर रहेगा सैटरडे को 6 PM पे करवाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, थैंक यू।